हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज के इस शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि अभी न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। और आपको भी बच्चों अपने आप से वादा करना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आपको सफलता नसीब होगी। और वैसे भी कहते हैं ना बच्चों कि सफलता की एक खास बात यह है कि ये हमेशा मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। इसलिए बच्चों आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं आपका हिंदी का कंप्लीट टॉपिक, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हिंदी में क्या पूछा जाएगा और अब आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है बच्चों, क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। 100 में 100 तो नहीं बच्चों, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 90 नंबर तो मिल ही जाएंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा हिंदी का पोस्टमार्टम होने वाला है। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम बात करें, यानी जो सामान्य हिंदी आपका क्वेश्चन पेपर और खंड का से शुरुआत होगी, खंड का से। और इसमें जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो हम आज नहीं करवा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसीलिए तो बोल दिया ना कि 90 नंबर, अगर इसको भी बताते तो 100 होता। लेकिन बच्चों इसको अलग से हम लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जल्दी उनको लाएंगे, ठीक है ना। तो ये हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हमें पता है बच्चों कि इसमें 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इस तरह से 5 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या होते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। आपको भी पता है कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसी तरह हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, तो इसमें भी बच्चों हम बात करें तो इसमें भी आपका 5 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 5, ठीक। तो ये मिलाकर के आपके दोनों 10 नंबर के होते हैं और इसमें श्योर नहीं है कि भाई यही आना है। हाँ इतना जरूर है कि आप पूरा का पूरा हिंदी गद्य में जितने भाई आपके चैप्टर हैं, जो लेखक हैं उनमें भाई उनकी रचनाओं को देख लेते हैं कि भाई उनकी कौन सी कविता है, कौन सी कहानी है, मतलब उनका मतलब निबंध क्या है, उनका उपन्यास क्या है, ठीक। तो ये सब देख लेते हैं तो आपका डेफिनेटली मिल ही जाता है। नहीं तो ये बहुत आसान वैसे भी देता है, ठीक है। इसके लिए परेशान मत रहिए, हम बोल रहे हैं ना कि जल्द ही क्या करेंगे, गद्य और पद्य में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको करवा देंगे, ठीक है। चलिए इसीलिए बोल दिए हैं कि भाई 90 नंबर, क्योंकि 10 नंबर तो यही है, ठीक। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, ठीक। शुरुआत यहां से करते हैं जहां से मजेदार हो, ठीक, क्योंकि आप उसको कितना भी प्रैक्टिस करोगे भाई कभी कभार होता है ना कि क्वेश्चन इतना आसान ही दे देता है कि बहुत ज्यादा हम गहराई में चले जाते हैं लेकिन आसान दे देता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप उसको हल करेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाता है आपका, ठीक। चलिए बच्चों अब जो तीसरा प्रश्न होगा आपका, तीसरा प्रश्न जो होगा वो होगा आपका एक गद्यांश, गद्य का अंश, गद्यांश। कोई गद्य है, ठीक है, आपके हिंदी में बच्चों जो गद्यांश यानी जो गद्य चैप्टर हैं, जो आपके गद्य साहित्य में जितने भी चैप्टर हैं उनमें अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से क्या करेगा आपको इस तरह से बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन देगा वो देगा आपका एक गद्यांश। और खास बात यह है कि अथवा में देता है, अथवा में देगा, इसलिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है काम हमारा। तो ये पूछा जाएगा बच्चों पूरे के पूरे, हम इसके बारे में बात करें तो ये पूरा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 नंबर किस लिए? तो 10 नंबर इसलिए कि बच्चों कि ये आपका एक गद्यांश देगा, इससे संबंधित 5 प्रश्न देगा, ध्यान से समझना। और यहां पर ये भी 2 नंबर का भाई, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का, यानी इसमें 10 नंबर आपके बहुत ही आसानी से। एक नंबर यहां से थोड़ा गड़बड़ होता है 2 नंबर वाला, कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं कि सर चैप्टर कौन सा चैप्टर का है नाम नहीं याद है, कौन से लेखक है नाम नहीं याद है। डोंट वरी, मान लेते हैं अगर ये वाला गड़बड़ हो जाता है तब तो 8 नंबर मिलेंगे ना, और इनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना क्योंकि इन सबका जो उत्तर है इसी में होता है, ये आपको भी भली भांति पता है। तो चलिए जैसे एक दिया है बच्चों गद्यांश, तो गद्यांश को केयरफुली आप पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा पहला प्रश्न है
यानी जो है इसमें तीसरा कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है और सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने कह रहा है कि कहा गया भाई हाँ तादमय प्राप्त किया है। और जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। चलिए देखिए, अब ये तो आपका इस तरह से गद्यांश देगा, 2 देगा, हम बार बार कह रहे हैं बच्चों, हमने एक ही लिखा है, वहां 2 देगा, यानी अथवा में देगा, चाहे आप ऊपर करिए वाला करिए चाहे नीचे, एक और नीचे दे देगा। ठीक, अब इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें बहुत ज्यादा दिमाग यानी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहला ही पेपर आपका हिंदी का होगा और बहुत ज्यादा अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए दिमाग शांत रखिएगा और अच्छे से प्रश्न पर आइए। कह रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह का होता है। चलिए भाई, जन का प्रवाह किस तरह का होता है तो ये क्या करना है, हमको बताना है। तो जरा गौर से देखिएगा, इसमें कुछ दिख रहा है भाई, जन का प्रवाह कैसा होता है। ऊपर ही तो बोल दिया बच्चों कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे जन का प्रवाह, तो इसको भाई यहां तो हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आप वहां पर ठीक आप नंबरिंग करके लिखेंगे। ठीक, कल ही वीडियो लाएंगे कि कॉपी कैसे लिखें, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो वहां पर लिखेंगे जन का प्रवाह किस तरह का होता है, अनंत होता है। ठीक, क्या होता है बच्चों, अनंत होता है। लेकिन आप ऐसे शॉर्ट में ना लिखिए, आप पूरा लिखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक, हम यहां पर ऐसे बता रहे हैं, बाकी आपको इस तरह से नहीं लिखना है शॉर्ट में, नहीं तो नंबर कट जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, चलिए दूसरा है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने बोला है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, शीर्षक बोला है तो भाई आप शीर्षक हेडिंग बनाइए। ठीक, शीर्षक के अलावा थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जगह नहीं है, शीर्षक आप हेडिंग बनाइए इस तरह से। शीर्षक के अलावा भाई इसमें लेखक का नाम क्या है। जब अगर बोलता कि संदर्भ लिखिए तब आप जाकर के उस तरह से लिखते कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये हैं, ऐसा लिखते। लेकिन जब इस तरह से पूछे तो आप डायरेक्टली शीर्षक लिखिए और लेखक। शीर्षक क्या है भाई, यानी चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। क्या है बच्चों, ये राष्ट्र का स्वरूप। देखिए वैसे भी जगह जगह राष्ट्र की बात कर रहा है, तो यह राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके बाद लेखक लिखेंगे। भाई लेखक कौन है, तो यहां पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं लेखक। अब अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भाई रेखांकित मतलब ये जो लाइन है इसकी व्याख्या करना है। कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। अब देखिए बच्चों, एक ही लाइन है लेकिन ये थोड़ा समझना है, समझने वाली बात है बच्चों। कह रहा है जन का प्रवाह अनंत होता है, एक ही लाइन में बहुत कुछ कह दिया। इसमें आगे ये कहा है कि भाई जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भुवन को अमृत से भर देंगी तब तक राष्ट्रीय जन जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी नई जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इतिहास बदलता रहेगा। किसी भी राष्ट्र का या किसी भी देश का इतिहास भले ही बदलता रहेगा, लेकिन वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे। यानी लोगों की जो कतार हैं वो अनंत ऐसे ही चलते रहेंगे। यानी भले ही कितने इतिहास बदलते रहेंगे, देश का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा, लेकिन लोगों का प्रवाह भी तो अनंत है ना। यानी लोग हमेशा हमेशा बने रहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वही चीज कि भले ही, थोड़ा हिंट दे देते हैं कि भले ही राष्ट्र का इतिहास बदल जाए, इतिहास बदल जाए। ठीक, भले ही राष्ट्र का इतिहास बदल जाए, लेकिन
वहां के निवासी सतत चलते रहेंगे। सतत निवासी मतलब चलते रहे, सतत चलते रहेंगे तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी जिंदा है तो वो जिंदगी भर वो चार मतलब पीढ़ी पैदा मतलब चार पीढ़ी फिर से जन्म लेगा, नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई हाँ इतना जरूर है, जो आया है वो मरेगा एक दिन, भाई जो आया है तो जाएगा एक दिन। लेकिन है क्या भाई, वहां पर तो लोगों का जो प्रवाह है, यानी जन का जो प्रवाह है, लोगों का आना जाना तो लगे रहेगा ना, ये चीज कह रहा है इसके बारे में। तो भले ही राष्ट्र का इतिहास बदल जाए लेकिन वहां के निवासी सतत चलते रहेंगे। यानी कहने का मतलब वहां पर लोगों की जो कतारें हैं, पंक्तियां हैं, वो लगातार बनी रहेंगी। बस इतनी सी बात है। आगे कह रहा है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गौर से देखिएगा बच्चों, देखिए सूर्य की बात किया है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। देखिए मिल गया ना, क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई सूर्य की जो रश्मियां हैं, तो इसमें लिखेंगे भाई, कह रहा है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखेंगे इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, जीवन अमर है या अमर होता है, बस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घाटों का निर्माण का क्या आशय है। घाटों का निर्माण, तो भाई घाटों का निर्माण का मतलब क्या है। देखिए बोल रहा है कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण। यानी कर्म और श्रम, अब हमें पता है बच्चों कि लोग जाने क्यों जाते हैं, अपने कर्मों की वजह से। लोग अपने कर्मों की वजह से ही तो जाने जाते हैं और अपने कर्म के वजह से ही इस दुनिया में छाप छोड़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो घाटों का निर्माण ये शब्द आया है, इसका मतलब है बच्चों पद चिन्ह छोड़ जाना। क्या है कि पद चिन्ह छोड़ जाना यानी अपनी छाप छोड़ जाना इस दुनिया में। ठीक है, तो है ना आसान। इस तरह से बच्चों आपका एक गद्यांश होगा और आपको गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत ही ठंडे मन से देना है। चलिए बच्चों हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है, मतलब ऐसा नहीं कि जो मन में आया छाप दीजिए, जो उसमें कहा है बच्चों एकदम अप टू डेट अपने को बस वैसा करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आप सोचते हो कि हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, उल्टा और भी नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते बच्चों, क्योंकि हम एग्जाम दे चुके हैं। और वैसे भी हमारे 93 नंबर आए थे हिंदी के क्वेश्चन पेपर में। यूं समझिएगा भाई हमारा भी एक सपना था कि हम 100 में 100 फोड़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इधर से उधर हो गए, लेकिन फिर भी 93 नंबर आए थे। तो वो चीजें हम वो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही हमारी फितरत में नहीं है भाई, पढ़ाना नहीं बल्कि हम सोचते हैं आपको अच्छे से हम सिखा सकें। इसलिए ये चीज बोलते हैं बच्चों कि जितना ज्यादा आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पेपर को हल करोगे, जितना ठंडे दिमाग से आप इसका आंसर लिखोगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों वो है पद्यांश। अब जो आपका ये पद्यांश होगा भाई, ये भी कितने नंबर में, तो ये भी आपका बच्चों 10 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें भी 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न जो होंगे प्रत्येक के 2-2 नंबर, इस तरह से 10 नंबर का। और इसमें भी अथवा करके आएगा, इसलिए आसान होता है। और इसमें बच्चों आपको एक चीज हम बता दें कि इसमें क्वेश्चन इसी तरह से सेट होता है। अगर पहले चैप्टर का दिया है, हमने बताया ना कि भाई 1-2 चैप्टर छोड़ेगा और फिर जाकर के तीसरे उठा सकता है, मतलब चौथे को उठा सकता है। तो यूं समझिए आप स्टार्टिंग के बस 2 से 3 चैप्टर अच्छे से गद्य में और अच्छे से पद में देख लीजिए और कुछ मत करिएगा, क्योंकि भाई अथवा में रहेगा तो आप एक तो कर ही लोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करना है बच्चों। दिया है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। भले ही वहां पर आपको अर्थ ना निकालना आए, डोंट वरी, निकालना भी नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत क्या करो,
इस क्वेश्चन का मतलब समझ सको कि भाई ये प्रश्न क्या पूछ रहा है और इसका उत्तर कहां से मिल सके, इतना तो जानना जरूरी है। कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीज, विकसता सुख का नवल प्रभात। ये कहां का है बच्चों? अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे आपको पता है कि ये श्रद्धा और मनु चैप्टर से है, जिसमें श्रद्धा मनु को समझाते हुए कुछ कहती है। क्योंकि जो मनु होते हैं वो समझते हैं कि दुनिया एकदम बेजान है, दुनिया एकदम नीरस है, दुनिया मतलब जिंदगी में कुछ है ही नहीं, चारों तरफ बस दुख ही दुख है और कुछ भी जिंदगी में नहीं बचा हुआ है। ठीक, तो वो ऐसा सोच रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई दुनिया एकदम से मतलब सुनसान है, दुनिया में कुछ चीज नहीं है, जीने लायक कुछ है ही नहीं। तो वही उनको समझाते हुए गए हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी सुखों का नया सवेरा होता है। जो श्रद्धा होती है मनु को समझा रही होती है कि हे मनुष्य, अर्थात तुम जिसको दुख समझ रहे हो कि भाई जिंदगी में तुम्हारे दुख ही दुख है, तो बस ये दुख क्या है, बस एक क्षणिक है, क्षण भर का है। कि जिस तरह से भाई क्या है, काली रात जब बीत जाती है तो भाई रात बीतने के बाद सुखों का एक सवेरा आएगा। क्योंकि हर एक जिंदगी के भाई हर एक इंसान के लाइफ में सिचुएशन एक जैसी नहीं होती बच्चों। किसी के जिंदगी में आज सुख है तो कल का दुख होगा, आज दुख है तो कल का सुख होगा। भाई आज कोई गरीब है तो कल कोई अमीर हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई गरीबी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय सबके चेहरे याद रखता है। हो सकता है कि आज जो गरीब है वो कल बहुत बड़ा आदमी बन जाए। इसलिए बच्चों कभी गरीबी में किसी का मजाक नहीं बनाना। ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है और कब क्या से क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। तो वही चीज इनको समझा रही हैं कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा होता है, नवल प्रभात यानी नया सवेरा हो जाता है। और यह पर्दा एक झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गा। ये जो मई एक पर्दे की तरह है, इस सुख और दुख के बीच में जैसे दिन और रात के बीच में एक पर्दा होता है, उसी तरह सुखों और दुखों के बीच में एक ये महीन पर्दा है। ठीक ठीक, जिसमें कह रहा है सुख छिपाए हैं जिसमें सुख गात। यहां गाय लिखा है तो गात होगा बच्चों, गाय नहीं होगा, सुख गात। ठीक, तो ये समझिए कह रही हैं कि भाई ये जो पर्दा है तो इस पर्दे को है ना, पर्दा ना उठाओ पर्दे में रहने दो। तो ये पर्दे के पीछे क्या है, एक खूबसूरत सा सवेरा है, एक नया शरीर है चमकता हुआ, वो चीज बता रही हैं। कि आगे कह रहा है जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि हे मनुष्य तुम जिसको अभिशाप समझ रहे हो, जिसको समझते हो कि भाई ये मेरे लिए अभिशाप है, वही जगत की ज्वालाओं का मूल है। मूल मतलब जैसे जड़ होता है ना, तो यही संसार से एक नई शुरुआत करने का ये जड़ है, इसी से एक पौधा बनेगा। आगे कह रहा है कि इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ, मतलब मत इसको जाओ भूल, कि ये ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिसको तुम भाई ये समझ रहे हो कि ये अभिशाप है, इसे ईश्वर ने दिया है, यानी ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। भाई सुख और दुख रहेगा, जहां सुख है वहां दुख होगा, जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव रहेगा। होता है बच्चों, जहां सकारात्मक हो तो यानी नकारात्मक होगा। तो वो चीज है, वही कह रहे हैं कि भाई जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो ये जगत की ज्वालाओं का मूल है। ठीक, और ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यमयी वरदान है, इसको तुम कभी मत भूलना। इसीलिए कहते ना आदमी को समय नहीं भूलना चाहिए अपना। ठीक, अब इससे संबंधित प्रश्न चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्नों को। कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत ना बच्चों। तो भाई सबसे पहले हम कवि लिख लेते हैं, इसके कवि कौन है और कविता क्या है। ठीक है ना, कवि और कविता। चलिए तो भाई कवि कौन है, तो ये जो चैप्टर है इनके कवि कौन है, ये जो श्रद्धा मनु चैप्टर है बच्चों, कवि कौन है आपको पता है ना। तो भाई कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आई बात समझ में? ठीक, और कविता का नाम क्या है भाई? श्रद्धा मनु है, तो श्रद्धा मनु है बच्चों। ठीक, श्रद्धा मनु है। और श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही? श्रद्धा कह रहा है किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो भाई श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही? मनु को। ठीक, बट आपको ऐसे नहीं लिखना बच्चों कि डायरेक्टली बस एक मनु लिख दीजिए, नो, आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है। हमने बोला ना हम कॉपी कैसे लिखते हैं उस पर जल्द वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे। तो यहां पर आप इस किसके स्थान पे आप पूरा लिखेंगे कि भाई श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है, तो आप पूरा लिखेंगे डिटेल्स में। आगे कह रहा है कि एक पर्दा या झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
एक बात का ध्यान देना, जो श्रद्धा मनु चैप्टर है बच्चों, पूरे के पूरे चैप्टर में कुछ भी ना समझ में आए, बस एक अलंकार ठोक दीजिए। कौन सा? वो है उपमा अलंकार। उपमा, क्योंकि हर जगह इस चैप्टर में तुलना ही की गई है कि ये संसार ऐसा है, वैसा है, ये सुख ऐसा है, ये दुख वैसा है। ठीक, तो हर जगह पर यहां पर तुलना ही की गई है। तो इसलिए बच्चों कि एक पर्दा यह झीना नील, मतलब ये एक पर्दे की तरह है, एक झीले, मतलब जो जैसे झीना नील होता है, जिन्हें एक झन्ना जिसको बोलते हैं, उसी पर्दे की तरह है। तो इसका मतलब क्या है? के तरह के जैसे उपमा अलंकार ही तो है। आगे कह रहा है कि रजनी किसका प्रतीक है? तो भाई कह रहा है दुख की पिछली रजनी भी, यानी दुख का प्रतीक है बच्चों, दुख की काली रात को दर्शा रहा है। तो जो रजनी है वो किसका प्रतीक है? दुख का। बट आपको ऐसे नहीं लिखना, आप पूरा लिखेंगे कि रजनी दुख का प्रतीक है। ठीक, अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आपको बच्चों व्याख्या करना है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे, क्योंकि हिंदी को जितना सजाओगे उतना ही सुंदर लगेगा। तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है या कवि कहते हैं या कवि का कहना है कि श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा होता है, मतलब जिस प्रकार, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है कि जिस प्रकार भाई रात बीत जाने के बाद सवेरा होता है, उसी प्रकार ये दुख बीत जाने के बाद आपके जीवन में सुख आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई दुख की, आप पूरा लिखेंगे कि भाई श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती हैं कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद, काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा होता है, नया सवेरा होता है। ठीक, कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा होता है। तो देखा ना आपने कितना आसान है। आप बोला ना बच्चों कि बस आप ठंडे दिमाग से हल करेंगे, चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं जो अगला हमारा क्वेश्चन क्या। तो चौथा ये होगा, और हमने बोला ना कि अथवा में रहेंगे, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो इस तरह से रहेगा। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आएगा डेफिनेटली, किसी ना किसी सेट में इसको जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके हिंदी में सबसे ज्यादा सेट बनते हैं। ठीक है, चलिए अब जो आपका पांचवा क्वेश्चन होगा, पांचवे का का और खा करके देगा। तो पांचवे के का में कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहां पर बच्चों भाई एक बहुत ही फेमस पर्सन के बारे हमने लिख लिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो इनके बारे में हम लिख दे रहे हैं। और एक चीज आपको और याद रखना है बच्चों, जो आपका नोट पॉइंट वहां से दे देगा कोष्टक में कि अधिकतम शब्द सीमा, अधिकतम जो शब्द सीमा है यानी 80 शब्दों में लिखना है। अब कितना भी शॉर्ट करोगे भाई लगभग 100 तो क्रॉस ही हो जाता है। यानी उसका कहना यह है कि आप 80 शब्द में अगर लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर 80 से कम लिखते हैं तो आपके नंबर कटेंगे। हाँ, इतना भी नहीं कि भाई आप 200-250 शब्द में लिखिए। ठीक है, इसलिए बच्चों इस सब चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जो आंसर है लॉन्ग है, यानी बहुत ज्यादा लंबा लिखना होता है। इसलिए हमें समय का ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को ही समझना है कि किस पर हमें कितना वक्त देना है, क्योंकि पहला ही पेपर रहेगा, हाथ दर्द करने लगेगा और आप बोलोगे यार क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन छूट गया। ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए आपको ये चीज भी ध्यान देना है कि हमें कितने शब्दों में निपटाना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमने यहाँ पर जीवन परिचय, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर जीवन परिचय लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है बच्चों। आप चाहे तो भाई आप सामान्य हिंदी वाले हों, चाहे साहित्य यानी चाहे आर्ट वाले हों, चाहे साइंस वाले, आपको लिखना पड़ेगा। कोई इसमें भाई दो राय नहीं है। जीवन परिचय में होता क्या है, तो भाई उनका जन्म, उसके बाद भाई उनकी मृत्यु कब हुई ये मेंशन करना होता है। तो लिखेंगे कि भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। और आगे
लिखना है कि इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहरा अध्ययन किया, यानी गहन अध्ययन किया, और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की जो उपाधि है उससे नवाजा। आगे लिखेंगे कि सन 1979 ईस्वी में ये रोग से ग्रसित होने के कारण, ठीक है ना, रोग से ग्रसित होने के कारण महान साहित्यकार हमेशा के लिए क्या हो गए भाई, चिर निद्रा में सो गए, यानी हम इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो इस तरह से भाई जीवन परिचय में बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक, मेन पॉइंट जो हाईलाइट है वही मेंशन करना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम लिखेंगे भाई इनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है बच्चों, साहित्यिक परिचय में थोड़ा ज्यादा लिखना होता है जीवन परिचय की अपेक्षा, और नहीं भी ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला ना पूरा मिला करके 80 शब्द होना चाहिए, ये जरूरी है। तो लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे, तथा इसके साथ ही ये एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे, और इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था, यानी दोनों का मिला जुला क्या कॉम्बिनेशन था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन भी किया था, ठीक है। तो ये होता है साहित्यिक परिचय में, ठीक। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब साहित्यिक परिचय के बाद बच्चों आपको लिखना क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां। तो आप हेडिंग बनाएंगे कृतियां। अब एक चीज इसमें और समझना, मान लेते हैं बच्चों आपको पता ही नहीं है कि भाई कौन सा निबंध है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा आलोचना है, कौन सा इतिहास है, ठीक। तो सिर्फ एक बात का ध्यान देना, आप केवल कृतियां हेडिंग बनाओ, और उसके बाद ये पूरा मतलब अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, ऐसा ऐसा वैसा वैसा पूरा छाप दो, ठीक। बाकी अगर आपको अच्छे से पता है, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि श्योर हो कि भाई मुझे मालूम है, तो आप हेडिंग बना लीजिए कि भाई निबंध संग्रह। तो निबंध में क्या है, अशोक के फूल, कुटस, कल्पलता, आलोक पर्व, ठीक। उपन्यास हेडिंग बनाइए, इसमें कौन है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा। फिर आप आलोचना हेडिंग बनाइए, लिखेंगे साहित्य सहचर, कबीर, सूरदास। फिर इतिहास इनका क्या था, तो इतिहास में साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस तरह से, ठीक है। अगर आपको भली भांत पता है तब आप इस तरह से हेडिंग बना करके लिखिए। मान लेते हैं आपको नहीं पता, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना रसगुल्लो, केवल आप कृतियां या रचनाएं हेडिंग बनाइए, फिर पूरा का पूरा मिला जुला करके कम से कम बच्चों 3 से 4 तो याद ही रहना चाहिए। यूं कहेंगे भाई अगर 5 लिख देते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक, नहीं तो 3 से 4 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देखते हैं भाई, ये तो गद्य का हो गया। अब हम आ जाते हैं पद्य में। पद्य में उसमें कहेगा भाई, इसमें भी बोलेगा कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और इसको भी वही चीज बोलेगा कि भाई जो इसमें भी अधिकतम जो शब्द सीमा होगी बच्चों, जो शब्द सीमा होगी वो 80 शब्द, यानी 80 शब्द में आपको निपटाना पड़ेगा, ठीक। ये अधिकतम मैक्सिमम 80 वर्ड मतलब होने चाहिए, ठीक। ज्यादा हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। नहीं आप कहते हो कि मुझे तो याद है, भाई याद सबको होता है, याद है तो इसके चक्कर में ये नहीं कि बस इसी को, हाँ टाइम बाद में मिल जाता है, आप और बढ़ा दीजिए, बाकी टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा बच्चों वहां पेपर के लिए। तो यहां पर हमने एक प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिख लिया है, ठीक, क्योंकि आएंगे, श्योर है, कोई दो राय है नहीं। ये सब आपके 100% वाले टॉपिक होते हैं बच्चों, ये आपके 100% वाले टॉपिक होते हैं, क्योंकि 3 देगा भाई, 3 में 1 करना है, तो इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एकदम अच्छे से तैयार करके दिमाग में अभी से रख लो। और बाकी और भी जो है लिखाया है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप देख सकते हैं बाकी। तो बच्चों ये फिक्स है। चलिए, तो आप हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है झांसी के एक चिर गांव में सन 1886 ईस्वी में
हुआ था। ठीक, कहां? चिरगांव में। और इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे और इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई, यानी इनके पिता की ही देन है कि भाई इनको कविता का नॉलेज हुआ, कविता करने लगे ये चीज। और गुप्त जी की जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पर ही संपन्न हुई थी और इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जो रुचि है वो जागृत हो गई। ठीक, इन्हीं घर पर ही इनको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ और यही कारण है कि काव्य में इनका मन अच्छा खासा लगने लगा। और सन 1964 ईस्वी में कह रहा है कि गुप्त जी का देहावसान हो गया, इनका देहांत हो गया। ठीक, जीवन परिचय में ये मेंशन करेंगे। अब लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग बनाएंगे बच्चों, लिखेंगे साहित्यिक परिचय में कि मैथिली शरण गुप्त जी क्या थे, यानी बाल्याकाल से ही, यानी बाल्यावस्था से ही ये काव्यात्मक प्रवृत्ति थी इनके अंदर, यानी भी काव्य के प्रति ये क्या थे, आकर्षित हुआ करते थे कुछ ज्यादा ही। ठीक, और गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे, राष्ट्र प्रेमी कवि थे, अर्थात उन्हें अपने देश से बहुत अधिक प्रेम था। वैसे हर एक इंसान को देश के प्रति प्रेम होता ही है, तो भाई इसमें कोई नई बात नहीं थी। ठीक, लेकिन होते ना कि कुछ लोग के अंदर ज्यादा ही देशभक्ति होती, देशभक्ति फूट फूट कर बाहर आती रहती है, देश के प्रति कोई कुछ बोल दिया तो भिड़ जाते हैं, है ना, वही चीज इनके अंदर था। हालांकि ये भिड़ते नहीं थे, लेकिन भाई इनका क्या था, देश के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए, हो गया। अब हम लिखेंगे आगे भाई इनका जो साहित्यिक परिचय का आगे का पार्ट लिखेंगे कि इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है। ठीक, अभी हमने बताया ना कि भाई इनकी रचनाओं में जो राष्ट्र प्रेम है वो कूट कूट कर भरा है और इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने क्या कहा, राष्ट्र कवि का दर्जा दे दिया है। विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है, यानी राष्ट्र कवि के उपाधि से विभूषित किया है। और इनकी जो पहली पुस्तक थी रंग में भंग, ठीक है, इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी और जिस तरह से नाम है वैसे कि वैसे उसमें रंग में भंग पड़ गया, यानी वो किताब ज्यादा चली ही नहीं। रंग में जो भंग इनकी पुस्तक थी बच्चों वो मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं चली, यानी जो इनकी ये किताब थी वो बहुत अधिक नहीं मतलब प्रिय हो पाई। ठीक, लेकिन इनकी जो पुस्तक भारत भारती है, भारत भारती ने ही इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध कर दिया, यानी इस किताब ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात कर दिया और इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है और ये समाज सुधार पर अधिक बल देते थे, यानी समाज को सुधारने का ठेका ले रखे थे। ठीक है ना इन्होंने। ठीक, इसीलिए मतलब ज्यादातर ये क्या है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है या फिर बाल विवाह या मतलब ऐसे सब, मतलब इन पर कुछ ज्यादा ही ये लिखा करते थे। ठीक है, अब उसके बाद कृतियां हेडिंग बनाएंगे बच्चों। कृतियों में हमने बताया ना कि भाई कृतियों में इनकी दो प्रकार की रचनाएं हैं, एक है मौलिक रचनाएं और एक अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाओं में भारत भारती है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा, नहुष है। ठीक, और उसमें बात करें अनुदित में मेघनाथ वध है, ब्रजभाषा है, वीरांगना है, प्लासी का युद्ध आदि है, ये चीज होता है। और फिर से समझ लेना बच्चों, अगर आपको नहीं याद है ये चीज तो ये आपको हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि आप डायरेक्टली कृतियां या रचनाएं हेडिंग बनाइए और उसके बाद इनकी 4 से 5 रचनाएं आप अच्छे से नंबरिंग करके 1 2 3 करके लाइन से ऐसे क्रम से लिख दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा और पूरे नंबर भी आपको मिलेंगे। बात समझ में आई? चलिए बच्चों, हो गया, तो इसको भी जरा स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो होगा हमारा कहानी। अपनी पाठ्य पुस्तक भाई आपकी जो किताब है उसमें कहानी जो है उस कहानी का भाई या तो कहेगा बच्चों कि कहानी का सारांश लिखिए, कहानी का या तो सारांश कहेगा अथवा उद्देश्य, मतलब इन दोनों में एक चीज करना होगा आपको। तो भाई कहानी में कौन कौन सी कहानी आपकी महत्वपूर्ण है वो तो हमने करवा दिया है, पंच लाइट भी करवा दिया, बहादुर भी करवा दिया, लाठी भी करवा दिया है, तीनों को प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, ठीक है। और बाकी बच्चों उद्देश्य की बात आती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो कहानी है वो तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और इसमें भी बोलता है कि भाई जो शब्द सीमा है वो 80 है, तो सर हम क्या करें।
चलिए उसके लिए भी हम बता रहे हैं बच्चों क्या करना है आपको, क्योंकि कहानी को कभी भी आप 80 शब्द में समेट पाओगे ही नहीं, कम से कम 150 शब्द से 200 शब्द में जाएगा। क्योंकि आप जब कहानी लिखने बैठोगे ना, कितना भी उसको शॉर्ट करोगे, कितना भी काटोगे, वो लगभग 100 से 150 शब्द पहुंच ही जाएगा। तो हम क्या करें, तो आप एक काम करिएगा, आप उद्देश्य लिखिएगा बच्चों, कहानी का सारांश ना लिख करके उद्देश्य लिखिएगा। तो ये हमने पंचलाइट, ठीक, ये बच्चों हमने क्या किया है, हमने पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दिया है। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक, पंचलाइट कहानी का हमने क्या किया है बच्चों, उद्देश्य लिखा है यहां पर। ठीक, समझ में आया? तो आपको उद्देश्य में लिखना क्या होता है वो समझिए। कहानी का सारांश तो हमने बता दिया, भाई आपको भी पता है कि पंचलाइट कहानी में है क्या, किसके बारे में, पेट्रोमैक्स होता है जिसको जलाने के लिए वहां के गांव के जो बिहार की एक टोली होती है, वहां पर रामनवमी के मेले पर वो लालटेन खरीदते हैं, फिर उसको जलाने का प्रयास करते हैं, फिर कैसे जलाते हैं, क्या होता है, सब कुछ बताया गया है। लेकिन बच्चों अगर मान लेते हैं इसका उद्देश्य आपका भाई लिखने का मन है कि हम उद्देश्य लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए लिखेंगे बच्चों की पंचलाइट कहानी में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भोले भाले लोगों तथा वहां के वातावरण का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, उद्देश्य का मतलब होता है कि जो ये कहानी है उसका उद्देश्य क्या है, यानी उस कहानी में कवि क्या कुछ कहना चाहता है, लेखक क्या कुछ कहना चाहता है, उसका कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है, ये चीज होता है। यानी कहानी के माध्यम से वो क्या समाज में संदेश दे रहा है। तो ये चीज यही है भाई, पंचलाइट कहानी में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र और वहां के वातावरण का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। आगे लिखेंगे बच्चों की ग्राम मतलब ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार अनेक टोलियों में बटे होते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे होते हैं, इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। ठीक है, मतलब जो वहां के निवासी होते हैं बच्चों, वो किस प्रकार जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बटे होते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष की भावों से क्या है भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव, यहाँ संजीव नहीं, सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। और परोक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से रेणु जी हैं, जो रेणु जी हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, उन्होंने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी इसमें दिया है। यानी जो ग्रामीण की मतलब वो स्थिति की सुधार है, इसकी प्रेरणा दिया है। और व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति के बड़े से बड़े दोष को भी माफ कर सकता है, अर्थात कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता पड़ने पर, यानी आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसमें देखा है ना कि भाई जो गोधन होता है उसको तो भाई उसका हुक्का पानी बंद है, गांव से बाहर निकाल दिया होता है, लेकिन जब सबके बस की बात नहीं होती है, भाई सब प्रयास कर लेते हैं, किसी से नहीं होता है, कोई पंचलाइट जो लालटेन होती है कोई भी पंचलाइट नहीं जला पाता है, तो फिर क्या है भाई उस पे आरोप होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन जो सरपंच जी होते हैं वो बुला लेते हैं कि भाई तुम जला दो, तुम्हारा 7 खून माफ हो जाएगा, खूब गाओ सलीमा का गाना, नाचो गाओ, है ना। और जो वहां पे उनकी जो गुलरी काकी है फिर इनवाइट भी कर देती हैं शाम को खाने के लिए। तो ये चीज होता है। तो वही चीज कह रहा है कि भाई अगर आपको काम पड़ जाए ना, गधे को भी मामा कहना पड़ेगा, ये चीज होता है ना, वही चीज कह रहा है। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये चीज आपको कहां मतलब उद्देश्य में लिखना है तो लिख लीजिए। फिर से यहां पर ये मिट गया है, लिख देते हैं भाई ये कहानी कौन सा था, तो ये था पंचलाइट। ठीक, पंचलाइट, आप जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम अगला टॉपिक, यानी अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा क्या कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक इसलिए क्योंकि इसमें भी अथवा करके आएगा। ठीक, जैसे दे देगा कि भाई किसी कहानी मतलब कहानी के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, बोल देगा कि कहानी के नायक का चरित्र चित्रण, या फिर अथवा में क्या पूछ सकता है भाई, अथवा में किसी सर्ग के बारे में कि इसका पहला सर्ग लिखिए, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग। तो इसमें भाई चाहे आप इसको लिख दीजिए चाहे इससे, जैसे हर जगह अलग अलग भाई रश्मि रथी है, कहीं पर सत्य की जीत है, तो कहीं पर आलोक वृत्त खंड काव्य है। ठीक,
तो ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो आपको खुद से करना है, आपको अच्छी तरह से पता है भाई, हम सबके लिए तो बता नहीं सकते हैं यहाँ, ठीक। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा, यहां से शुरुआत होती है बच्चों आपके खंड खा की। यहां से शुरुआत किसकी हो जाती है? खंड खा की, ठीक। खंड खा की शुरुआत यहां से हो जाती है। तो खंड खा में पहला प्रश्न जो होगा आपका वो होगा कि गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये एक गद्यांश दिया है और पूरे के पूरे बच्चों ये कितने नंबर में पूछा जाएगा? 7 नंबर में, ठीक। हालांकि ये तो सब आपके 5 नंबर में रहेगा, कहानी वगैरह जो इसके पहले भी देख लिए सब 7 नंबर, मतलब सॉरी 5 नंबर में ही आएगा। लेकिन ये जो होगा आपका खंड खा का पहला प्रश्न जो संस्कृत गद्यांश होगा ये 7 नंबर में। तो सबसे पहले बच्चों आपको संदर्भ हेडिंग बनाना पड़ेगा। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है या महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। बस ऐसे लिख देंगे, हो गया संदर्भ आपका। फिर आप हेडिंग बनाएंगे अनुवाद, ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर अनुवाद में लिखेंगे कि जो महामना मालवीय थे, जो महामना उनको उपाधि दी गई थी, तो महामना जो मालवीय थे वो विद्वान, ठीक, वक्ता का मतलब बोलने वाले, जो एक वक्ता, ठीक, धार्मिक थे और मतलब धार्मिक धर्मात्मा और नेता और पटु पत्रकारस्य आश्रित का मतलब होता है, पटु का मतलब कुशल, और वो कुशल एक पत्रकार भी थे, ठीक है। वो क्या थे बच्चों? तो विद्वान, वक्ता, धार्मिक और उसके बाद नेता और कुशल क्या थे? पत्रकार थे। और परमस्य सर्वोच्चम गुणम कह रहा है कि परमस्य सर्वोच्चम गुण जन सेवा आश्रित। लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो क्या था? लोगों की सेवा करना था। इनका जो सर्वोच्च गुण था वो था लोगों की सेवा करना। अयम कह रहा है यत्र कुत्रापि, यत्र कुत्रापि मतलब जहां कहीं भी, अयम माने यहाँ आयन है, आयन नहीं अयम होगा। अयम जनान दुखितानि, कह रहा है कि यह जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ा में देखते थे, लोगों को जहां कहीं भी ये दुखी और पीड़ा में, ठीक, देखते थे, तत्रयोषा वहां पर, सा शीघ्र में यानी जल्द ही उपस्थित होकर के सर्वविधम मने मतलब सभी तरह से, जितना मतलब जिस तरह से हो सकता था, सर्वविधम मने सभी तरह से, ठीक, सहायश्च अकरोत ने सहायता करते थे। यानी ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहां पर जल्द ही पहुंच करके हर तरीके से लोगों की क्या करते थे? सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवाशीत, लोगों की सेवा करना ही इनका ऐसा स्वभाव था। यानी लोगों का मतलब लोगों की सेवा करना ही इनका क्या था? स्वभाव था, ठीक। तो इसके आपको पूरे मिल जाएंगे 7 नंबर। अब आता है बच्चों आपका खा होगा, ठीक, ये भी पूरे के पूरे 7 नंबर में होगा। तो इसमें भी आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना, संदर्भ सहित, तो आप इसमें भी वही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, ये आपका जो पद्यांश है या श्लोक आएगा, भाई श्लोक लिखा रहेगा श्लोक लिखेंगे, पद्यांश लिखा रहेगा तो लिखेंगे पद्यांश, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के इसमें किसमें से है? सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। फिर उसके बाद अर्थ हेडिंग बनाएंगे, फिर लिखेंगे, कह रहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्याम ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कह रहा है कि इस भाषासु मुख्या यानी भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या यानी दिव्य अलौकिक, गिरवाड़ भारती यानी संस्कृत भाषा है, ठीक। कह रहा है कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा जो है वो क्या है? संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, कह रहा तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, यानी जितने मधुर उसके काव्य हैं उससे भी कहीं सुंदर या उससे भी कहीं मधुर उसके अच्छे वचन हैं, ठीक। यानी जो जितना मधुर इसके काव्य हैं और काव्य से भी अधिक सुंदर या मधुर क्या है? इसके सुभाषित यानी सुंदर वचन या सुंदर बोल हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हो गया, बाकी इसको हमने बताया है, आप भाई जो प्लेलिस्ट है चेक कर लीजिए, या उसके बाद डालेंगे पूरा की सुभाषित रत्नानी या प्रमुख श्लोक मोनू सर डालेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर का मिल जाएगा वीडियो, परेशान मत रहिए, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा, अब शुरुआत होती है यहां से भाई आपका जो व्याकरण वाला होगा, ये प्रत्येक आपका 2-2 नंबर देकर जाएगा। 9वां है कि निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करिए, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर पहला आप देख रहे होंगे भाई, पहला क्या कहा है कि खून सफेद होना। तो भाई सबसे पहले तो हमें लिखना होगा इसका अर्थ ना, खून सफेद होना। तो इसमें अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। खून सफेद होने का मतलब है कि भाई जो जोश ठंडा हो जाना। ठीक है, खून सफेद होने का मतलब सारे अरमान ठंडे पड़ जाना। ठीक, तो यहां पर जैसे खून सफेद होने का मतलब होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमारे अंदर जो जुनून है, लिखेंगे जुनून शांत हो जाना, शांत हो जाना। ठीक, ठीक है ना, समझ में आ गया कि खून सफेद होने का मतलब है कि हमारे अंदर जो भी कुछ है, या डायरेक्टली सीधा सा लिख सकते हैं कि उत्साह, उत्साह समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, सीधी सी बात है। ठीक है ना, जुनून शांत होना का मतलब वही चीज है कि हमारे अंदर कुछ अगर एक आग लगी है ना, वो आग ठंडी पड़ जाए, वही चीज है कि उत्साह समाप्त हो जाना। ठीक, ये चीज होता है कि खून सफेद होना, उत्साह समाप्त हो जाना। जैसे कई बार कठिन परिश्रम करने के बाद भी महेश का भाई मतलब महेश ने क्या है, कई मतलब जैसे होता है ना कि भाई एग्जाम दिया महेश ने, आप वाक्य प्रयोग में बनाओगे तो कई बार गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देने के बाद भी महेश का सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ, तो भाई उसका तो खून ही सफेद हो गया, यानी उसका उत्साह ठंडा पड़ गया, भाई अब तो मेरे से नहीं होगा। कुछ भी आप बना सकते हो, वैसे भी आपको एक का ही तो करना है भाई, इतने ज्यादा है एक का करना होगा, हम तो सबका बता दे रहे हैं आपको, वहां केवल एक ही के बारे में लिखना है। ठीक, गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, अस्थिर रहना। इसका जो अर्थ होगा बच्चों, सबसे जरूरी होता है अर्थ, अर्थ लिख लिए तो तब तो बन जाएगा, अस्थिर होना, अस्थिर होना। ठीक, यानी आजकल के जो नेता हैं वो तो भाई गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, है ना, इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है कि आजकल के नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ठीक, अगला है कि दूध का दूध पानी का पानी होना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, सब कुछ स्पष्ट हो जाना। ठीक, सब कुछ स्पष्ट हो जाना, सब कुछ स्पष्ट हो जाना। ठीक, सब कुछ स्पष्ट हो जाना। जैसे भाई नेता, एक नेता के ऊपर बहुत सारे आरोप थे और वो झूठ बोल रहा था, लेकिन अदालत ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक है ना, ये चीज होता है। ठीक, तो सब कुछ मतलब स्पष्ट हो जाना का मतलब सब कुछ सामने आ जाना। अगला है बच्चों कि छाती पर सांप लौटना का मतलब होता है दुश्मन होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ कि दुश्मनी होना, लिख सकते हैं दुश्मनी होना, या बोलते हैं जलन होना। ठीक, जलन होना, कई अर्थ हो सकते हैं बच्चों, दिक्कत नहीं। दुश्मनी का मतलब ऐसा नहीं कि बस खून के प्यासे हो जाए, नहीं, खून का प्यासा होना तब हम लिख सकते हैं कि भाई दुश्मन बन जाना। लेकिन यहां छाती पर सांप लौटना तो ज्यादा बेहतर ये वाला होगा कि किसी से ईर्ष्या रखना या जलन होना। ठीक, हम लिख सकते हैं ईर्ष्या, ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, ईर्ष्या होना। जैसे भाई क्या है, दिनेश के भाई पड़ोसी, दिनेश के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के बेटे का सिलेक्शन क्या हो गया भाई, किसी विभाग में हो गया, यानी वो सरकारी नौकरी पा गया। अब तो क्या है भाई कि ये जो दिनेश के घर वाले हैं उनके छाती पर यानी सीने पर अब सांप लौट रहा है, मतलब उनको जलन होगी, है ना, क्योंकि आज के समय में भाई हर एक जगह ये प्रॉब्लम है। आज के समय में भाई पड़ोसी का सुख देखने से ज्यादा तो उनका दुख देखने में मजा आता है। ठीक, वो अपने दुख से नहीं लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है, यानी उन्हें अपने दुख से कोई मतलब नहीं। अगर सामने वाला सुखी है तो उनको ज्यादा जलन होगी, सामने वाला दुखी है तब मजा आएगा। ठीक, ये चीज होता है भाई, हालांकि हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता, लेकिन अधिकांशता तो ऐसे ही होते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना है, बाकी कोई दिक्कत ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा ये आपका अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न होगा। यानी अपठित गद्यांश ये नया इंक्लूड हुआ है, हम कई बार इसको बता चुके हैं। इसके पहले भाई पूछा जाता था संस्कृत में संधि, ठीक है ना, जो संधियां होती थी, ठीक, जो संधि और उस विभक्ति और वचन, लेकिन अब अपठित गद्यांश उसके आधार पर मतलब उसकी जगह पर दे देगा और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ नहीं करना, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए बच्चों और इसमें छाप दीजिए। और 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, कोई 5 नंबर काट नहीं सकता है, क्योंकि भाई ये किसी भी आपके बुक से नहीं आएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये चाहे जहां से आएगा इसको अपने आप से करना है बस। ठीक, इसीलिए तो नाम है अपठित। ये आपके लिए एक नया होगा, आपके लिए एकदम नया होगा। ठीक, आपको खुद से करना है। जैसे इसको अच्छे से पढ़ना है कि अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। ठीक, पहली बार में प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति बन गए। ठीक, राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। अतः अभ्यास अवश्य करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही गई है और यही हम आपको बार बार समझाते हैं कि निरंतर प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। बोले तो अभ्यास करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये बात सीधा सीधा बोला है रसगुल्लों, इसमें यह बोला है कि भाई अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो वही विद्या जहर बन जाती है। जाहिर सी बात है बच्चों, ये कड़वा सच है। अब चलिए आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न दिए गए हैं 3, तो भाई एक 2 नंबर का होगा, ये भी 2 नंबर का और एक 1 नंबर का, इस तरह से 5 नंबर के बनते हैं। कि कह रहा है कि कठिन कार्य कैसे सफल हो जाता है, मतलब कैसे सरल हो जाता है, सफल नहीं है, कि कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है बच्चों। तो पहली ही लाइन में है कि अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। पहली बार में कह रहा है कि प्रत्येक कार्य कुछ कठिन होता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझ लेता है तो इसमें भाई 1 मिनट बोल रहा है कि कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो जाहिर सी बात बच्चों अभ्यास से। ठीक, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, पूरा पढ़ेंगे पूरा वही मिलेगा। फिर अभ्यास से भाई कठिन काम कैसे, सीधा कहा गया ना कि यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझ ले तो उसे कभी नहीं कर सकता, और निरंतर अभ्यास अगर करता रहे तो उस काम को एक दिन जरूर कर लेगा। तो इसका मतलब भाई अभ्यास से आप लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, इतना अकेले नहीं, आप लिखेंगे तो पूरा कि कठिन काम अभ्यास से सरल हो जाता है। ठीक, दूसरा है कि सफलता साथ कैसे छोड़ देती है। सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, तो जाहिर सी बात इसमें कहीं बोला गया है, कहीं पर है बच्चों, ये बोला गया है ना, यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। तो लिखेंगे कि यदि अभ्यास करना छोड़ दें, यदि अभ्यास करना छोड़ दें, अभ्यास करना छोड़ दें तो सफलता साथ छोड़ देगी। सफलता क्या करेगी बच्चों, साथ छोड़ देगी। याद रखना बच्चों, अगर हम अभ्यास करना ही छोड़ देंगे तो सफलता हमारा साथ छोड़ देगी, कहेगी जाओ तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे, है ना। अगला कि निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो कहीं बोला गया है कुंजी वगैरह के बारे में, बिल्कुल बोला गया है कि निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। तो भाई निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो निरंतर अभ्यास करना सफलता की कुंजी है। तो आप पूरा लिखेंगे जब भी उत्तर लिखेंगे कि निरंतर अभ्यास करना सफलता की कुंजी है। बात समझ में? तो देखा ना कितना आसान होता है। ये अपठित गद्यांश 5 नंबर का आपको चुटकियों में मिल जाएगा। बस एक बार जरूरत है अच्छे से पढ़ने की, उसके बाद जो कुछ भी है आप देख करके यूं ही छाप दीजिए, कुछ भी नहीं करना बच्चों, इतना याद रखना। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, ठीक है। एक आइडिया लग जाता है इससे कि भाई क्वेश्चन हमारा ऐसा ही पूछा जाएगा। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 होंगे इन सब में बहुत ज्यादा अपने को टाइम देना है नहीं, बस यूं ही फटाक से
आगे बढ़ना है भाई, जल्दी जल्दी टिक करके आगे ही इसमें बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको तो नहीं टिक करना, आपको तो वहां लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे कि भाई यहाँ प्रश्न संख्या, ऐसे लिखेंगे 11 का के अंतर्गत भाई पहले का यहाँ पे का है, खा है, गा है, वहां पे ABC दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रोमन गिनती में 1 2 दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम, ठीक। आपको परेशान नहीं होना है। तो कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिएगा। तो भाई अन्य अन्य एक एक नंबर का होगा। अन्य अन्य का मतलब इनमें कौन सा सही है? अनाज और भोजन, भोजन और अनेक, अनाज और दूसरा, बेकार और दूसरा। तो अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब दूसरा, अनाज और दूसरा, अनाज और दूसरा, ये हुई ना बात, ये मिल गया बच्चों। तो ये तीसरा गा जो होगा सही हो जाएगा, यानी अनाज और दूसरा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि भवन और भुवन, इसमें कौन सा होगा? भवन और भुवन, तो घर और धरती, घर और संसार, घर और आकाश, पाताल और घर। तो भवन का मतलब होता है बच्चों घर, भुवन का मतलब संपूर्ण जो संसार होता है, तो घर और संसार ये है, ठीक। ऑप्शन जो हो जाएगा यानी दूसरा खा वाला, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। ध्यान से समझना, किसी एक के, केवल एक ही के करना है बच्चों, और आपको पूरे 2 नंबर इससे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में तो आपके 4 देगा, क्वेश्चन पेपर में 4 रहेगा। ओनली एक के बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं। आपको इन चारों में जो आता है, जिसके बारे में, यानी ये है पर्यायवाची, जिसका आता है उसके केवल 2 लिखिएगा। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा इसलिए करवा रहे हैं कि कुछ बचे ही ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप चुटकियों में 100% गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों यही आएगा, इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। क्योंकि हम जितना करवा चुके हैं इसके पहले भी, और भी हम बार बार जितना करवा रहे हैं, कहां से देगा? सब वही देगा बच्चों। जैसे अंबर, भाई जाहिर सी बात है देगा, भले ही भाई जरूरी नहीं कि आपके सेट में आए, हाँ हो सकता है मिल जाए, लेकिन किसी ना किसी सेट में तो फेंकेगा इसको। जैसे अंबर, अंबर का क्या होता है? तो भाई अंबर का मतलब है आकाश, ठीक, आकाश है, या इसी को हम नभ बोल सकते हैं, या इसी को गगन बोल सकते हैं, या इसी को शून्य बोल सकते हैं, ठीक। आकाश हो गया, नभ हो गया, गगन हो गया, शून्य हो गया, तो ये सब चीज आप बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपको बच्चों वहां पर केवल 2 लिखना, हमने 4 लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक। जैसे कनक, कनक का मतलब होता है सोना, और कनक का मतलब होता है धतूरा भी होता है बच्चों, और कनक का मतलब स्वर्ण भी होता है, स्वर्ण लिख सकते हैं, सोना को स्वर्ण भी तो कहते हैं, तो ये पर्यायवाची है। कमल, कमल का मतलब होता है भाई नीरज, नीरज हो जाता है, ठीक। और एक हो जाता है, जैसे हम बात करें इसको क्या कहते हैं, अंबुज, अंबुज हो जाता है, ठीक। और उसके बाद जलज हो जाता है, ये चीज, ठीक, ये चीज हो जाता है कमल का पर्यायवाची। अगला है चंद्रमा, तो भाई चंद्रमा का क्या हो जाता है? तो चंद्रमा का हम बात करें तो चंद्रमा में जैसे शशि होता है, ठीक, चांद होता है, ठीक, उसके बाद हम सुधांशु होता है, ठीक। तो ये चीज होता है, समझ में आया? तो इस तरह से आपका देगा बच्चों, आपको केवल 1 के 2 लिखना है और कुछ नहीं। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन होगा गा, ठीक, 11 का जो गा होगा उसमें कहेगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। भाई एक शब्द का चयन करके आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए जैसे पीने की इच्छा रखने वाला, तो पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? प्यासा, पिपासा, पिपासु या फिर तृषित? तो भाई होता है पिपासु। क्या होता है बच्चों? पिपासु, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ये सब सिंपल होते हैं, आपको एक एक नंबर आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो या रखता हो, क्या कहलाएगा? आस्तिक, नास्तिक
कृतज्ञ या फिर अकृतज्ञ। तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई ईश्वर में विश्वास रखने वाला वो होता है आस्तिक, जो नहीं रखता वो नास्तिक होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, जैसे पहला है केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, और 2 को लिखना है और 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 4 देगा। तो केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, तो भाई इसका सही रूप क्या हो जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे केवल 100 रुपए की बात थी, 100 रुपए की बात थी, मात्र वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, की बात थी, केवल 100 रुपए की बात थी। तो भाई ये मात्र वगैरह नहीं, यहां पर गलती है। अगला है हवा ठंडी बह रही है, तो इसमें भी गलत है भाई, इसमें लिखेंगे हम ठंडी हवा बह रही है। क्या लिखेंगे? कि ठंडी हवा बह रही है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला मैटर है। अगला है कि आज सभा में अनेकों नेता भाषण, मतलब अनेकों नेता भाषण दिए, यहां पर दिए है, हुए लिखा है, दिए, तो गलती कहां है भाई? अनेकों, अनेकों में गलती है, तो हो जाएगा कि आज, इसका सही क्या होगा? आज सभा में अनेक नेता के भाषण, अच्छा नेता के है, भाषण हुए, सही तो है, अनेक नेता के भाषण हुए। ठीक, या नेताओं होता तो नेताओं ही रहता, यहां पर ध्यान देना, उसके बारे में मत सोचना, बस अनेकों नहीं होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है, अनेकों लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। ठीक, तो इसमें यहां पर गलती, यहां पर फिर ये मिसप्रिंट हुआ होगा, बाकी बच्चों गलती इसी में थी, अनेक में। अगला है कि राम और श्याम बातचीत कर रहा है, तो कर रहा है कहां से होगा? कर रहे होंगे, है ना, तो गलती कहां है? यहां पर है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों कि राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। राम और श्याम क्या है बच्चों? बातचीत कर रहे हैं। ठीक, ये चीज हो जाएगा कि राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा काव्य सौंदर्य। ठीक है, काव्य सौंदर्य में क्या क्या करना है, इसलिए हमने इससे लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, काव्यगत सौंदर्य यहां से शुरू हो जाता है 12वें से। 12वें में का, खा और ग, तीनों 2-2 नंबर का। भाई ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का। क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है, वो देखिए आपको बच्चों। रस में हम बात करें तो सबसे प्रमुख श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। आप 4 को देख लीजिए, 4 नहीं देख सकते हैं कोई दिक्कत ना, केवल श्रृंगार रस देख लीजिए और उसके बाद हास्य और वीर 3 देख लीजिए। तो भाई डेफिनेटली, क्योंकि अथवा में पूछता है, ऐसे पूछेगा कि श्रृंगार अथवा वीर रस के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है ना, ऐसे पूछ लेगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप 3 तो याद रखिए। ठीक, अलंकार में बात कर लें, अलंकार में भाई शब्द अलंकार भी होता है, अर्था, तो शब्द और अर्था से अपने को नहीं मतलब है, अपने को तो भाई मतलब है कि भाई याद क्या करें। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे बच्चों, जैसे यमक, भाई क्योंकि शब्द अलंकार में अनुप्रास यमक श्लेष होता है, तो यमक अलंकार, और अर्थालंकार में आ जाए तो आप रूपक अलंकार। तो यमक और रूपक ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से, बाकी इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर आप दोनों में अलग अलग मतलब ये चीज देख लेते हो तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों का अब शब्द अर्थात दोनों का ही एक एक देता है, अथवा करके देता है तो एक तो कर ही लोगे। ठीक, चलिए फिर आती है बात छंद की। छंद में चौपाई, दोहा, सोठा, ठीक, इन तीनों के बारे में सोचना है। सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो देखिए भाई दोहा सोठा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पता ही है। चौपाई को आप अच्छे से 100% तैयारी भाई करिए, यूं समझिए कि 100% पूछा जाता है, अथवा में भले कुछ आ जाए लेकिन चौपाई तो आप याद ही रखिए बच्चों। चौपाई, दोहा, सोठा में चौपाई अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 12वें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार पूछा जाएगा पूरे के पूरे 6 नंबर में। 2-2 नंबर का होता है, आसान होता है क्योंकि ये सबको रटे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पत्र लेखन बच्चों, तो पत्र लेखन में आपको कौन कौन सा पत्र तैयार करना है हमने करवाया है, और पत्र लेखन के लिए भी प्लेलिस्ट बनाया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी पत्र लेखन में केवल आपको 3 ही तो पत्र देखने हैं
और भी आसान है भाई, इंग्लिश का तो है नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा थोड़ा रट्टा मारने में। ठीक, इसमें पहला है कि नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, जैसे किसी बोलेगा स्कूल के प्रधानाचार्य मतलब किसी स्कूल के प्रबंधक को वहां पे लिपिक पद हेतु कहेगा, या प्रवक्ता के पद हेतु, या फिर वहां के अध्यापक के पद हेतु आपको एक मतलब पद चाहिए, तो उसके लिए आप एक आवेदन पत्र लिख दीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा आएगा बच्चों की बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, यानी बैंक से आपको चाहिए कर्जा क्यों चाहिए? आपको कोई व्यवसाय करना है, मान लेते हैं कि आपको कोई दुकान खोलना है, मोबाइल शॉप यानी इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलना है, ठीक है, या फिर आपको कपड़े की दुकान खोलना है, या फिर किताब की दुकान खोलना है, तो उसके लिए कर्जा चाहिए। ठीक, तो ये वाला भी पूछा जाता है। या फिर तीसरा अगर बात करें बच्चों, तो तीसरा होता है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु। और आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ये वाला जो है ना बच्चों, ये वाला आपका ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कि भाई जितने भी सेट बन जाए, में भी हो सकता है किसी में एक आध में ऐसा हो जाए कि ना आए, नहीं तो सब में पूछता है बच्चों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मोहल्ले की या नगर की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र या किसी भाई संबंधित अधिकारी को एक पत्र ऐसे पूछेगा। और ये वाला जो है बच्चों 100% आता ही आता है, अथवा में इन दोनों में कोई एक दे देगा, लेकिन ये जरूर रहेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर मान के चलो 7 सेट बने तो 5 में 4 में तो ये जरूर रहेगा। ठीक, अथवा में इनको देता है। और कभी कभार होता है ना कि भाई केसेस ऐसा हो जाए कि एक आध पेपर में बदल जाता है, नहीं तो रहता है बच्चों। ठीक है, इसलिए इन तीनों को ही आपको तैयार करना है और आपको चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए बात समझ में आई। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा। जो 14 नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा निबंध। वही 9 नंबर का पूछा जाएगा। और निबंध में कुछ आपके महत्वपूर्ण जो निबंध है वो हम बता रहे हैं कौन कौन से हैं। जैसे भारतीय किसान समस्या और समाधान, दूसरा भारत में भ्रष्टाचार, इसका कारण और निवारण लिखना है, बेरोजगारी की समस्या। ठीक, नेक्स्ट है कि मेरा प्रिय साहित्यकार, अगला है कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ठीक है, नेक्स्ट है कि आतंकवाद समस्या और समाधान, अगला है कि जीवन में खेलकूद का महत्व, और एक और है कि जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण। अब कहेंगे आप कितना तैयार करें। देखिए बच्चों सेट इतने ज्यादा बनते हैं, प्रीवियस ईयर में भी लगभग 13 सेट हिंदी में बना था, सबसे ज्यादा हिंदी में ही बना था, सब में तो 7-7 थे लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा सेट आया था। तो यूं समझिए कि अगर 13 सेट बन गए तो क्या ऐसा तो है नहीं कि आप 2 ही देखकर जाओगे बस वही सब में आएगा, नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ये आसान होते हैं, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। बाकी तो बच्चों इसको तो पूरा आप गाथा वैसे भी लिख सकते हो ना। जैसे अगर आ गया भाई, मान लेते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में आ गया, ठीक है ना, कि मेन हमारी हेडिंग यही होनी चाहिए। पहले लिखेंगे भ्रष्टाचार का अर्थ, लिखेंगे भ्रष्टाचार क्या है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार का कारण क्या है। ठीक, भ्रष्टाचार का कारण हेडिंग बनाएंगे, कारण के बाद भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, भ्रष्टाचार को भाई मतलब भ्रष्टाचार से निवारण के उपाय, किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, ऐसे। फिर लास्ट में उपसंहार हेडिंग बना देते हैं। तो बस हेडिंग अपने को समझना है, बाकी तो उसमें जो लिखना है वो तो आप बनाकर लिख सकते हो। बस एक बार जरूरत है तो क्वेश्चन बैंक देखने की, उसमें एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। तो ये पूरा आपका हिंदी का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। आई होप इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी बच्चों। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बच्चों मेहनत इतनी ज्यादा करते हैं, दिल से बताऊं यूं समझिए कि 4-4 घंटे तो पहले भाई ये जो पूरा टॉपिक होता है खुद से लिखते हैं, कोई आगे पीछे नहीं है रसगुल्लों, सिर्फ आप लोग हो, है ना, आप लोग हो और केवल हम हैं, इसके बीच में और कोई नहीं है। और अकेले पूरा काम पूरा लिखना बच्चों, रात रात भर जागते रहते हैं, यूं समझिए अकेले लिखते हैं, अकेले वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, ये इतना आसान काम होता नहीं है भाई। और जो है वो तो बिलीव ही नहीं करते कि सर आप अकेले ये काम करते हो। क्या करूं बच्चों, आपके लिए सब कुछ करना पड़ता है, और साथ में ऑफलाइन कोचिंग है वो भी मैनेज करते हैं। तो यूं समझिए कितना ज्यादा मुश्किल है। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।